मेरी वेशभूषा से लग भी रहा होगा कि कुछ कुछ संत प्रवृत्ति का मैं भी हूँ। और रावत जी, मैं भी बचपन में बाबा ही बनना चाहता था। कभी बन गया इन लोगों की संगत में रह के सभी। बहरहाल फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। हालांकि मैंने बताना बंद कर दिया है क्योंकि जब से हमारे प्रदेश के बाबा पकड़े जाने लगे तब से देखो पोस्टर पे मैंने नाम भी दिल्ली लिखवाया। हालांकि अब तो दिल्ली भी देखते आदमी सोचता पता नहीं ये क्या आइटम। बहरहाल कैसी आजादी है यहाँ। जो मानस की बात गोविंद भाई कह रहे हैं, मैं केवल ये कहता हूँ कि आप विशुद्ध श्रोता का मानस बना के बैठिएगा, किसी विचारधारा का मानस बना के मत बैठिएगा, क्योंकि लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो। लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो, कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। आशा जी के बहाने से आज हम यहाँ पर हैं। और जैसा सौरभ ने शुरुआत की, मैं भी कहता हूं कि तुलसी थे मीर थे वो, फक्कड़ फकीर थे वो। तुलसी थे मीर थे वो, फक्कड़ फकीर थे वो, खुद ही कमान भी थे, खुद एक तीर थे वो। खुद ही कमान भी थे, खुद एक तीर थे वो। सौरभ ने फिर बात की गांधी जी की। मैं उसी धारा से जोड़ता हुआ आपको उस यात्रा पे आगे ले जाना चाहता हूं। फिर हंसाने का क्रम आपके साथ शुरू करूंगा कि गांधी के पैरों के निशान आज भी यही हैं। गांधी जी के पैरों के निशान आज भी यही हैं, क्योंकि हम उन पर कभी चले ही नहीं। तो साहब फिर बमसन बुखारा आया, आजाद का जिक्र हुआ। मैं कहता हूं साहब के गुस्से में उन्माद जन्म ले लेता है। गुस्से में उन्माद जन्म ले लेता है, अनचाहा संवाद जन्म ले लेता है। और वो जो मुझसे हंसकर बातें करते हैं, इस पर भी अपवाद जन्म ले लेता है। वो जो मुझसे हंसकर बातें करते हैं, इस पर भी अपवाद जन्म ले लेता है। और एक हद तक मैं गांधी बनकर रहता हूं, फिर मुझ में आजाद जन्म। एक हद तक मैं गांधी बनकर रहता हूं, फिर मुझ में आजाद जन्म ले लेता है। और जब वो मेरे शेरों पर वाह करते हैं, मुझ में गुस्ताख जन्म लेता है। लेकिन आइए कि कैसी आजादी है यहाँ। सुनिएगा, ईमानदारी से साहित्य प्रेमी यहाँ बैठे हैं, वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ। इतने कैमरे लगे हुए हैं साहब, लाइव प्रसारण हो रहा है। मैं तो कहता हूँ एक कैमरे से जिंदगी में बच के रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की इज्जत में रहते हैं। कि साहब नारी शक्ति ज्यादा यहाँ पर है। मैं बताता हूँ कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो। और त्रिवेदी जी, हम तो आपको नेता मानते ही नहीं ईमानदारी से। जो व्यक्ति राजनीति में होने के बाद कविता सुनता है, उसमें नेता के जो दुर्गुण है वो खत्म हो जाते हैं। ये सच्ची बात है। वैसे भी मेरी रचनाएं जिस सामान्य व्यक्ति ने सुनी, वो अपने क्षेत्र का पार्षद बना। जिस पार्षद ने मुझे सुना वो विधायक बना, जिस विधायक ने मुझे सुना वो मंत्री बना। और मैं बता दूं, हरियाणा के हमारे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी मेरी कविता सुन के ही बने। जिस विधायक ने मुझे सुना वो मंत्री बना, जिस मंत्री ने मुझे सुना वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। और जब मैंने गुजरात में जाकर मुख्यमंत्री को कविता सुनाई, लेकिन मैं बताऊं आपको, इन सब संदर्भ में हटके जब कवि की आत्मा मेरे भीतर आती है तो मुझे लगता है कि इस देश में यार दो ही पार्टी होनी चाहिए। बेकार की बहस नहीं होनी चाहिए। सहमत हो तो बताना। इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात। बाकी किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कि आदमी तो कभी भी नेता बन सकता है।
लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, कपड़े बदल के कहने लगा। हालांकि जब यहाँ आते हैं अजीब सा उमंग सी आती है, जब पावन गंगा के पास से गुजरते भी हैं तो बड़ा मन आनंदित होता है, क्योंकि यहाँ पे सब ओरिजिनल बाबा हैं। वरना देश में बाबाओं की खेती ऐसी हो रही है कि कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है, और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। 127.com मीडिया के बहाने से भाई नवीन चौहान जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये इनका मैंने कुछ व्यूज देखे, कुछ लिंक्स देखे तो मुझे लगा कुछ बेहतर दिखा रहे हैं। वरना मैं तो ये कहता हूं साहब, आपको स्वस्थ रहना हो तो कवि सम्मेलन भी सुनिए, और साथ में भारत के न्यूज चैनल जो हैं चर्चित, उन्हें देखना बंद कर दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा, दंगे, मिर्च, मसाले, इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। तो साहब, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, कई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई, आज तक लौट के घर ही नहीं। वाह, तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। वो पुराने लोग, पुरानी फिल्में आ गई आपने देखी होंगी, उसमें डायलॉग सुनाई देते थे, बुजुर्गवार बड़े दूरदर्शी ने बताया करते थे, नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, नारी को ज्यादा एजुकेटेड मत करो। क्यों? वो जानते थे नारी अगर ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। हुआ क्या, पिछले दिनों मैं अपने दोस्त की शादी में गया, उसकी शादी अटेंड करी। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था, जैसे ही विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी। उसको देखकर मेरा दोस्त भावुक फिरने दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये परिवर्तन क्यों आया साहब? ये परिवर्तन इसलिए आया कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच में बदल गया। बड़ी बात भाई जा रही थी, मेरे दोस्त के साथ बड़ी कॉन्फिडेंट कौन होती है। सिंह साहब, मेरा एक दोस्त है बलविंदर, वो मेरे को ले गए थे शिमला। इतना कॉन्फिडेंट, इतना मतलब क्या कहूं मैं, वो मुझे ले गया बलविंदर, बोला चल ये तेरे को मांगे ले आओ। मैं बैठ गया उसकी गाड़ी में, बैठा तो वो सड़क पे भाई साहब इतने टेढ़े पहाड़ों के मेरे चक्कर आने लगे। मैं आंख बंद करके बैठा रहा। अब जब हम ठिकाने पे पहुंच गए तो मैंने कहा बलविंदर तुझे डर नहीं लगता ये सड़क पे इतने टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं? बोला डरना काला भीड़ थी, डर लगता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला कोई भी आड़ा टेढ़ा मोड़ आता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मोड़ थक जाए थे बाबा नहीं तो बोल उत्तर सतनाम। तो मोटापे में अनाज से सर, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज। अच्छा, आदमी कहीं गिरे उसकी फितरत कोई रहती है। वो मेरे छोटा भाई अभी बैठे थे, आप जानते हैं सब चले गए। विशाल मेरा छोटा भाई है, मेरा पारिवारिक संबंध है। वो कई बार मुझसे कहते हैं, बोले तू आ जाए कर यार हरिद्वार, आ जाए कर हरिद्वार। मैं कहता हूँ यार भाई मैं नहीं आऊंगा। उसका कारण है, कहाँ है नवीन चौहान साहब बैठे हैं, उसका बैठवा, उसका कारण मैं हरिद्वार क्यों नहीं आता? ये तो बस आ ही गया, आपके माध्यम से आना था, वरना वो भाई बुलाता मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता? मैंने कहा यार जो मेरी प्रेमिका है ना, उसकी शादी वही रानीपुर मोड़ पर हुई। वो विशाल ऑप्टिकल के पास ही रहती है, पता है भाई। अच्छा मैंने कहा यार मैं
बस आता हूं तो मेरा बस जख्म हरे हो जाता है। बहरहाल मैं आया तो पिछले साल आया, हम बैठे तो बोले यार तू रोज रोज ये रोना रोता है, टुकड़ा रोता है, तू आज देख ही ले, आज या पार। अच्छा, रात 11 बजे भाई मुझे ले गया उसके फ्लैट के सामने। जैसे ही हम खड़े हुए, अचानक बाबूजी जमीन जान गया। मैं वापस आ गया। जमीन उसके पति का नाम है। दुनिया के बोले चल सामूहिक आत्महत्या करेंगे, दुनिया वालों जीने नहीं देंगे। दोनों का पूछना था, पर प्रेमिका बेचारा इश्क में अंधा सोता रहा, नीचे कूदा तो प्रेमिका ने झांक कर देखा, उसकी लाश तक नहीं, उसने वापस आने लगी। रास्ते में लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखी क्या ऊपर पैराशूट से प्रेमी लव नेवर डाइज। ये तो प्यार हो गया। ये सोनम मुझसे कह रहा था भैया आप तो गजल वजल कहते हो तो हास्य क्यों? मैंने कहा यार वो बात जो भी मैंने इसे चाहे सुनाए कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा। हालांकि हरिद्वार में खड़ा हूं, माफी चाहता हूं। जिगर गुर्दा ले जा, मेरे पैसे दे जा। मोटापे में हाथ से डॉक्टर के इलाज से मोटापा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार दीपक भाई थोड़ा आदत में सुधार लाओ, स्वभाव बदलो। जो इनबिल्ट ऊपर वाले ने भेज दिया बना के कैसे बदलूंगा? धीरे धीरे अष्ट पनपना रहने मेरा अपना रहने उसको मुझ में। लेकिन मैंने दोनों काम बताया, मैं बता रहा हूँ इस समय, लेकिन कि यहाँ के लोग बहुत सुनते हैं के तमाशा करता हूँ, ये मेरा काम है दीपक, तमाशा रोज करता हूँ, ये मेरा काम है, सुनाता हूँ। वाह, दोनों डॉक्टर के इलाज से मोटापे ऐसी, जैसे गोविंद भाई आज संचालन कर रहे हैं, जैसे संचालन कर रहे हैं, मैं भी सौरभ से भी लगभग 3 गुना हैवी वेट चैंपियन। पढ़ो माइक का है तो बार बार बैंक प्यार से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। खान से, बिहार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से और बिगड़ी संतान से, आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से। मैं पहले गा के भी पढ़ता था पर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जिसको चाहता था मैं उसे एक बार गाना सुना दिया तो पता क्या बोली प्यार से, तेरी आवाज बहुत मीठी है, लाला कुल्फी बेचा के बेसुरे आलाप से। अच्छा मैं प्यार की बात बताऊं, इसे भी हुआ था एक मास्टर दी से प्यार, सच बता रहा हूं, ये खाली टाइम में यही काम करता। बीच में सब अच्छी चीजें भी सुनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा सुनाना चाहिए। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था, दिल्ली के अशोका होटल में। कवि कविता पढ़ रहा है, राउंड टेबल पर श्रोता बैठे हैं, पीठ कवि की ओर है।
उस समय लगता है कि यार धन जो मिला इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, तब बड़ा कष्ट होता है। तब कहीं लिखा था मैंने बहुत पहले कि एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे, जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुनाकर ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। तब सोचा कुछ धन तो पाया, लेकिन मेरा मन भर आया। मेरे हृदय मन से पूरी रात मुझे आवाज ही आई, दीपक कहाँ गई कविताई, दीपक कहाँ गई? कविता के लिए तालियां बजा आती है क्या? क्योंकि अच्छा सुनने वाले होते हैं तो अच्छे सुनाने का मन करता है, वरना तो साहब हम इतने सहज हो जाते हैं कि हमारी सहजता को लोग बहुत हल्के में लेने लगते हैं। तो बड़ा कड़वा लिखना पड़ता है महाराज जी, बड़ा कड़वा लिखना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया, लगता है उसने मुझको। लेकिन आगे अच्छा सर, ये हम रावत साहब इतना बोल पा रहे कोरोना के बाद, वरना हम नहीं बोल पाते थे। सच बता रहा हूँ आपको, मैं तो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा था, रात के 2:30 बजे शोर शराबा सुनाई दिया, शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुली, पत्नी ने कहा क्या बात है। मैं बाहर गया, कॉलोनी के कुछ लोग खड़े थे, सम्मानीय व्यक्ति खड़े थे। मैंने कहा साहब रात के 2:30 बजे इतना शोर माजरा क्या है? बोले दीपक जी सचेत रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, अंदर आया, पत्नी ने पूछा कौन था? मैंने कहा बेवड़े थे, शराब पी के हल्ला कर रहे, तू तो पानी पी के चुपचाप सो रहा। और गोविंद भैया 6 महीने से भी ज्यादा एक रील चली मेरे पीछे। अच्छा मैं हरियाणा का हूँ, हम तो वो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए शब्दों को भी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। बिल्कुल, वो गांधी जी कह गए थे रिश्वत देना अन्याय है, रिश्वत देना अन्याय है, हमने उसका अर्थ निकाला रिश्वत देना अन्याय है। सच बताओ, वो भी पिछले दिनों मुझे जाना था जब नोटबंदी नहीं हुई थी, 2000 के नोट चलते थे, वो पिछले दिनों मुझे जाना होगा पटियाला हाउस कोर्ट में। और मेरे लिए कष्ट ये कि मुझे सच बोलना था, आगे सारे जज बैठे, पीछे वरिष्ठ अधिवक्ता और सारे तमाम जो कानून के लोग थे वो, और कष्ट ये कि इनके सामने सच कैसे प्रस्तुत करूं। तो मैंने सामने बैठे जज साहब से पूछ लिया, मैंने कहा जज साहब एक चीज बताओ, सपने पर कोई धारा कोई जेल तो नहीं होती? भाई कलाकार पढ़ते तो हो सकता संबंध करते भेज दे, तो बोले नहीं सपने पे नहीं होती। मैंने कहा बस हो गई बात। मैंने कहा जज साहब मुझे 3 दिन पहले सपना आया, पुरानी बात बताओ। जज साहब मुझे 3 दिन पहले सपना आया, सपने में अदालत का एक सीन में वकील साहब जोर जोर से दलील दे रहे हैं, मिलोड कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मौके को रिहा कर देना चाहिए। उनने इतनी जोर से बोला, जज साहब को लगा पता नहीं क्या नया ढूंढ के लाया। बोले मिलोड कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मौके को रिहा कर देना चाहिए। जज साहब बोले कानून की वो किताब मेरे सामने पेश की जाए। जैसी किताब पेश की गई, उन्होंने पेज नंबर 15 खोला, अंदर 2-2 के 10 नोट। बोले वकील साहब ऐसे ऐसे 5-6 सबूत और पेश किए, और उसके बाद मेरा सपना टूट गया, क्योंकि मुझे अपनी भी जान बचानी थी। लेकिन आइए शुरू करते हैं साहब। अच्छा आदमी सर कहीं भी रहे, मैं पिछले साल अमेरिका के 21 शहरों में था 42 दिन। मैं सच बता रहा हूँ, वो मैं बस में बैठा तो वहाँ एक फादर साहब बैठे थे। फादर आप समझते हो पादरी साहब, तो जैसे हमारी आदत है आपस में बैठ गए, अननोन से बातचीत करते हैं, भाई तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो अपनी तो कोई फिक्र होती है। मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी? बोले नन। अच्छा उन्हें मेरे मुझसे कुछ भक्का सा आया था, कुछ भक्का सा आया, तो मुझसे कहने लगे मैं तुम गलत रूट से जा रहा है। अच्छा मुझे लगा हो सकता है देहरादून की बस ना पकड़ के मैंने मुरादाबाद की पकड़ ली। अच्छा मैंने कहा भाई बस रोको, मैं गलत बस। बोले नो नो मैन, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब गॉड ने तुमको बना के भेजा है धरती पर कुछ अच्छा नेक काम करने के लिए, तुम गलत रास्ते पे जा रहा है, तुम्हें कस्में ला रहा है। मैंने कहा बताएं क्या करूं, या तो गंगा भी नहीं है जहाँ डुबकी लगा के शुद्ध हो जाऊं।
बोले तुम मेरे साथ करो। वो मुझे ले गए चर्च में। चर्च में पानी की एक होदी बनी हुई थी और उनकी एक क्रिया होती है बैप्टिज्म। अच्छा, वो पानी की होदी में उन्होंने मेरे यहाँ से सिर यूं पकड़ा, ये बाल पकड़े, 3 बार डुबकी लगवाई, 3 बार डुबकी लगवाई, बाहर से निकाल के बोले ये इको बंद करो यार, अपनी तरफ से कुछ मत करो प्लीज, तुम्हें भी शुद्ध करवाऊंगा, रुक जाओ 9 बजे दो। अब साहब ने मेरी बुद्धि पकड़ी, डुबकी लगाई होदी में, 3 बार डुबकी लगाई सर प्रिंसिपल साहब, और बाद में बोले निकाल के मेरा शेर, नाउ देयर इज नो अल्कोहल इन यू, यू आर प्योर एंड फाइन नाउ, और दीपक इज डाइड, दिस इज योर न्यू बर्थ एंड योर न्यू नेम इज डेविड। मुझे लगा यार हरिद्वार जाने के भी पैसे बच गए, अब तो यही शुद्ध हो गए। अच्छा, मैं जब लौट के आया तो अचानक वो फादर साहब मेरे दिमाग में आए। मैंने सर अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, सील, फिर पानी की एक बाल्टी में उसे 3 बार डुबोया। बहुत अच्छे। There is no alcohol in this bottle. This is pure and fine. Old monk is dying. This is new birth of this bottle, and its new name is Kala. तो हम सबको पता है, हम तो काढ़े पीते हैं, बाकी क्या कुछ पीना। अच्छा सर, मैं बताऊं, हमारे यहाँ का आदमी अपने मतलब से अर्थ लड़ता है। मेरे यहाँ पे फरीदाबाद, हरियाणा का आदमी कितना पढ़ा लिखा होता है आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत काम चला देता है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हमारे यहाँ तो हरियाणा का एक बुजुर्ग 75 साल का, वो पहुंच गए रेलवे टिकट काउंटर पे, बोले भाई 23 मई 2026 की 2 टिकट खरीदवा की थे। अच्छा, बेचारा बुजुर्ग एकदम जर्जर। अच्छा, रेलवे काउंटर पे भी हरियाणा का बैठा था, उसने कहा बोले 2026 की, बोले ताऊ कित जाएगा, ये करेगा, बोले कुछ ना तेरी ताई के साथ 50वीं जयंती मनाने जाऊंगा एक बार। अच्छा, उसने भी आनंद लिया काउंटर वाले ने, बोले ताऊ 2026 तक टीका भी रहेगा, बोले बेटा टीका रहूंगी नहीं टीका रहूं, जाना तो हरिद्वार ही। तो हमारे यहाँ एक आदमी, उसका नाम है गोपी, उसने अर्थ कर लिया कि गो का मतलब इंग्लिश में जा और पी का मतलब हिंदी में पी। और उसके पति ने पूछा तू रोज का पी क्या आता है? बोले लोग कहते हैं गोपी गोपी गोपी, चला जाता कल को पी क्या है? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो, दवा तो सुबह ले ली थी बीपी शुगर की, शाम को थोड़ा ज्यादा हो गया, ठंड हो गई। बोले अच्छा, उससे एक दिन पहले क्यों पी क्या है? वैद्य जी ने कहा था। बोले क्या बताया? बोले वैद्य ने कहा देसी इलाज करो। बोले क्या देसी इलाज बताया? बोले वैद्य ने कहा आज वाइन लो। उससे एक दिन पहले क्यों पी क्या है? तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों ने कब कहा क्यों पी कराओ? भाग्यवान, दिवाली नजदीक थी, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, घर में खाली बोतल नहीं थी। उससे एक दिन पहले क्यों पी क्या है? तेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने कब कहा कि तुम की कराओ? देख, जब हमारी शादी हुई, तेरे पिता ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा अब लड़की तुम्हारी हुई, तुम दोनों मिलकर घर बार संभालो। घर तो तू संभाल ही। बहुत अच्छे। अच्छा, हमसे भी पूछते हैं साहब ये कभी लोग भी पीते हैं क्या? मैं कहता हूँ साहब हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमीन की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब हो जो संसद में रहते हैं। स्कूल में बैठा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, और ईमानदारी की बात बताऊं, डीपीएस से भी मेरा संबंध है। मेरी बिटिया इस वर्ष की डीपीएस फरीदाबाद की टॉपर है। डीपीएस का टैग तो वहां भी लगा हुआ है, और ऑल इंडिया 9th रैंक होल्डर है क्लैट में। आप सब मारेंगे अपने डीपीएस में होल्डर थे फरीदाबाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उसी के स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोले माय फादर्स टेक्स्ट बुक एंड पासबुक।
फिर मैंने एक और बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ मिलती है? बोला सर विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम का बच्चा था, उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को, एब्यूज को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ? बोला सर अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम गाली कहते हैं। एक और बच्चे से पूछ लिया, वो शायद आईटी सेक्टर के दंपत्ति का रहा होगा। मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोले जी फुल एचडी मोड में। लेकिन बच्चे होते क्या है साहब, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते, कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मेरे बच्चे कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते। आइए मैं, क्योंकि टीम समय सबका ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाके बानगी बतौर दो चार अशार पढ़ के विराम देता हूँ कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा, मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, परखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए, और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूँ, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। आइए 2-3 अशआर और एक आध अशआर तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं, सुनिएगा, कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार रहता है। बहुत अच्छे। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, और अनाथ जिंदा है अगर तुझ में, तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है, भला वो कौन है? और 2-3 1 मिनट और दीजिएगा, कहता हूं कि वो जो बहुत करीबी थे ना, वो जो बहुत करीबी थे ना, जिंदगी का अनुभव आपका भी होगा, पहुंच रहा हूं किरदारों तक, कि उन चेहरों तक, कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी। वाह! वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है। और रिश्ते रिश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। रिश्ते रिश्ते नाते बाते रिश्ते रिश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी। बहुत अच्छे। ज्यादा 2-3-4 दूसरे कानून से पढ़ देता हूँ, सुनिए, कोशिश करो। बस